हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। यूनिट 6 का 4th लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग 5th लेक्चर पढ़ने वाले हैं नर्सिंग फाउंडेशन का। मेरे प्यारे बच्चे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एसेस एंड रिकॉर्ड करना है अपने वाइटल साइंस को पूरे एक्यूरेटली के साथ। आरटीएल ऑफ रेस्पिरेशन, अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड बहुत सारे डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आज इसके इस लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप लोग रेडी है तो क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो बहुत ही खुशी और अच्छाई की बात है। बच्चा, कोई भी डाउट एंड कंफ्यूजन अगर रहता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होगा, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब की प्रोफाइल पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर मिल जाएगी। आप लोगों ने सारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करके रखना है, क्योंकि हर जगह हर आपको नोटिफिकेशन के साथ एक सारे प्लेटफॉर्म को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारी अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको एक सरप्राइज हम लोग देंगे, जो कि कुछ दिनों में ही आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा। आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बीएसपी साइंस प्ले स्टोर पर टाइप करना है और फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। सिंपल सा काम जरूर कर लेना। चलिए, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। बच्चा, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन सभी को पता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा लंग्स का जो सिस्टम है, जो कि हमारा ऑक्सीजन को इंटेक करता है और एक्सेल करता है हमारे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को। इतनी बात आप सभी को पता है। ऑक्सीजन जो कि हमारे पूरे ब्लड में बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है जाना, मैंडेटरी है जाना, ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से डेवलप एंड ग्रो कर पाए। क्लियर है इतनी बात भी? बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चा, रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पता ही है कि हमारी रेस्पिरेशन एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये दोनों जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस हमारी कौन करता है? रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन एक प्रकार की प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ये पूरा सिस्टम है, हमारा लंग्स है। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या है? सिस्टम। तो रेस्पिरेशन समझ गए? वेरी गुड। अब फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में बता दूं कि हमारी फिजियोलॉजी यानी कि शारीरिक प्रक्रिया क्या करती है। ये जो प्रोसेस है, इसमें शारीरिक प्रक्रिया, जो हमारा फिजिकल वर्क है, वो क्या है? वो हमारा मेरे प्यारे बच्चे इनहेलेशन का है और गैस एक्सचेंज का है और एक्सहेलेशन का है। इनहेलेशन का मतलब कि जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है, सारी शरीर है, ये हमारा इनहेल करता है। किसको? हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन को, जो कि हमारे ट्री से मिल रहा है, पेड़ों से मिल रहा है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बच्चा? उस ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, जिसको इनहेल कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि ऑक्सीजन को ले रहा है। गैस एक्सचेंज का मतलब क्या कर रहा है? हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो सिस्टम है, ये क्या करता है? गैस को एक्सचेंज करता है। यानी कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है और बॉडी से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन कहते हैं। समझ में आया? एक्सहेलेशन का मतलब कि बॉडी से CO2 को बाहर निकालना। सिंपल सी बात है, ये लिखिए, क्लियर कर सकते हो। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, जो गैस एक्सचेंज होती है हमारी एल्वोली में होती है। एल्वोली, एल्वियोली क्या होता है? हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट हमारी एल्वियोली होती है। एल्वियोली हमारा गैस को एक्सचेंज करने का काम करती है। CO2 को इनटेक करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करवाती है और सी ऑक्सीजन को इनटेक करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है और CO2 को बाहर निकालती है बॉडी से। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन की, यानी कि किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से रेगुलेट हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चा, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और यही हमारे पूरे बॉडी के अंदर CO2 को और O2 को जो ये एक्सचेंज हो रहा है, जो रेगुलेट हो रहा है, इसी को ही कंट्रोल करता है, चलाता है। समझ में आ रहा है ना? कौन करवा रहा है? मेडुला करवा रहा है। इसके बाद मेरे बच्चों, कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट लेवल ऑफ CO2, O2 एंड pH इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर मेरे प्यारे बच्चा कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको डिटेक्ट करता है और वहीं से हमारा CO2, O2 का एक्सचेंज होता है हमारे ब्लड के थ्रू। ठीक है, जब CO2 हमारा निकल जाता है तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा इंक्रीज हो जाता है। जब CO2 का लेवल बढ़ जाता है या तब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी रेट यानी कि मेरे बच्चा 15 से 20 रेस्पिरेटरी रेट होता है, यानी कि 15 से 20 बार हम लोग इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक है, गुड। इसके बाद हम लोग मेरे प्यारे बच्चा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में बात करें कि हम किस तरीके से काम कर रहा है। देखो, इनहेल का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर O2 जाना, एक्सेलेशन का मतलब होता है CO2 का बाहर निकलना। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा, डायाफ्राम मतलब कि जो हमारी ये छाती है, छाती के अंदर जो लंग्स है, लंग्स के अंदर जो आप लोग देखोगे मसल्स का,
ठीक है, उसको हम डायाफ्राम कहते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, मूव डाउन होता है। फिर थोरिक कैविटी एक्सटेंड, फिर वो हमारा क्या करता है, फूलता है। ये हमारा क्या, इनहेल करा, एक्सहेल करा, इनहेल करा, एक्सहेल करा। समझ में आ रहा है ना? डायाफ्राम सिकुड़ता रहता है, फिर वो खुलता रहता है, और इसी कोई एक्सहेल और इनहेल में हमारा क्या होता रहता है, प्रोसेस चलती रहती है। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आ रहा है डायाफ्राम क्या होता है? मैं आप लोगों को एक रफ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हमारा होता है लंग्स का पूरा सिस्टम। ये हमारी रिब्स, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये रिब्स है, जो छाती के ऊपर की हड्डी होती है। और जो इसके अंदर ये वाला जो फेज होता है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अंदर का जो ये मसल्स वाला पार्ट होता है, मसल्स वाला, ठीक है, यही क्या है, डायाफ्राम। ओके, क्या है मेरे प्यारे बच्चा, डायाफ्राम है। गुड, इतनी बात क्लियर हुई। रफली मैंने इसको समझाने की कोशिश की, आप लोगों को समझाया आ गया होगा। अब बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चा, इसके आगे मैकेनिज्म तो आप लोग पूरा क्लियर हो गया। डायाफ्राम का ही सिकुड़ना और खुलना, ठीक है, एक्सटेंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, यही हमारा इनहेलेशन और एक्सेलेशन का काम करता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है, तुरंत मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करो कि मेरे को ये वाला टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अल्टर्ड रेस्पिरेशन के बारे में। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चा, इसका दूसरा परिवर्तित श्वसन के प्रकार कौन कौन से, कहाँ कहाँ से आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से रेस्पिरेशन कर सकते हो। एक है ट्रैकिफीनिया, यानी कि फास्ट ब्रीथिंग, तेज श्वास लेना, इसको ट्रैकिफीनिया कहते हैं। ब्रेडिफीनिया के अंदर हम लोग सांस कम लेते हैं। ठीक है, जब हमारी सांस कम हो जाती है, कारण कुछ भी हो सकते हैं कि कम सांस क्यों ली जा रही है, क्या पता आपको ठंड लगी हो, क्या पता आप ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन जम गई हो, लेने में परेशानी हो रही हो, या फिर आपकी नोज कंजेक्टेड हो गई हो, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको सांस कम आ सकती है। अभी सिर्फ ये जानो कि किसको क्या कहते हैं। अपीनिया अगर किसको बोल रहे थे, यानी कि आपको बरीत ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं ले पा रहे हो, कुछ ना कुछ ब्लॉक हो गया है। अगर आपको डिस्पेनिया है मेरे बच्चे, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर आता है ऑर्थोपीनिया, यानी कि डिफिकल्टी ब्रीथिंग वाइल लाइंग डाउन, यानी कि लेटने के बाद मेरे प्यारे बच्चा सांस फूलने लगती है। साइनिक स्ट्रोक बोलते हैं मेरे बच्चा, धीरे धीरे तेज और फिर रुक रुक कर सांस आना, एकदम धीरे धीरे आ रहा है फिर तेज आ रहा है, इस तरीके से अगर ये फ्लक्चुएट हो रही है आपकी सांस लेने की क्षमता में, तो इसका मतलब वो क्या है, साइनिक स्ट्रोक। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मेरे बच्चे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन की, यानी कि जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो, जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे क्या क्या चीजें हैं, विशेषता है जिनको हमें पता होना चाहिए। रेट, रिदम, डीप, एफर्ट, साउंड, ये सारी चीजें अगर आप लोग की नॉर्मल है तो इट्स मीन आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हो। अगर इन सारी चीजों में से कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि सांस लेते टाइम आपका साउंड आवाज आ रही है, जैसे कि नजला जुकाम हो जाता है किसी को, नाक कंजेस्टेड हो जाती है, बंद हो जाती है, उस टाइम पे आवाज आती है, ठीक है, तो वो आवाज कर रही है, तो इट्स मीन आप नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो। अगर आपका एफर्ट्स यानी कि तकलीफ हो रही है सांस लेने में, तब आप नॉर्मल नहीं कर रहे हो। अगर मेरे प्यारे बच्चे डीप, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे गहरी और हल्की सामान्य से सांस लेनी पड़ रही है आपको, तब प्रॉब्लम है। रिदम मेरे प्यारे बच्चा, रिदम का मतलब होता है जो आपका रिदम चल रहा है, जो फ्लो चल रहा है, ये वाला फ्लो चल रहा है, तो वो फ्लो अगर ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर नहीं है, कभी सांस आ रही है कभी नहीं आ रही है, अगर ऐसा है तो आप नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो। अगर आपकी जो रेट है 15 से 20 बार मैंने बताया था, तो 12 से 20, 15 से 20 ये हमारी नॉर्मल होती है, तो अगर इससे ज़्यादा या कम हो रही है तो इट्स मीन आप नॉर्मल रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो। ये कैरेक्टरिस्टिक है, आपको पता होना चाहिए, इससे आप लोग पता कर पाते हो कि ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है या फिर मेरे प्यारे बच्चा कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें पता हो जाती है इससे। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग की, कि आखिर कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी होती है। एज, एक्सरसाइज, फीवर, पेन, एंजाइटी, मेडिकेशन, एल्टीट्यूड, यानी कि अगर आप लोग ऊंचाई पर जा रहे हो, एल्टीट्यूड यानी कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है वहाँ पे तकलीफ होगी, जरूर होगी, एक फैक्टर है, एक कारण है जिसकी वजह से आप सांस कम ले रहे हो। सॉरी। इसके बाद मेडिकेशंस आता है, अगर आप किसी चीज़ की दवाई ले रहे हो उसकी वजह से भी आपको सांस कम आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। अगर आपको एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, सप्रेस हो रहा है, तो तब भी आपको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको पेन हो रहा है तब भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर आपको फीवर है, बहुत तेज फीवर है, तब भी सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी कि ये फैक्टर है जिनकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो तब आपकी सांस फूलने लगती है। एज भी मेरे प्यारे बच्चे, अगर जब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं,
जब बुजुर्ग लोगों को देखा होगा सांस कम लेते हैं, या फिर अस्थमा का हमारा एक एरोसोल आता है उसको यूज करते हैं सांस लेने के लिए। तो ये हमारे फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स को याद रखना, इन फैक्टर्स को आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि ये कारण हो सकते हैं। आप काउंसलिंग करते समय लोगों से पूछ सकते हो कि इन सब फैक्टरों में से कोई चीजें तो नहीं है आपको रेस्पिरेटरी के बारे में पता चल जाएगा, रेस्पिरेशन के बारे में पता चल जाएगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। आई होप आप लोगों को सही से समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट ही हम लोगों को बताएंगे कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं प्रोफेशनल पॉइंट्स के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोफेशनल पॉइंट्स के अंदर हम लोग क्या क्या ध्यान रखते हैं। ऑलवेज एसिस रेट, यानी कि हमेशा रेट को देखते रहिए, चेक करते रहिए कि सही है या नहीं है। रिदम को, डेप्थ को और हमारे एफर्ट्स को। यूज वॉच टू काउंट, यानी कि हमारी स्मार्ट वॉच आती है बच्चा, उसमें आपकी रिदम वगैरह सारी चीज़ें चेक हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें को यूज करो ताकि आपको पता चलता रहे, है ना। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब भी आप लोग मेरे पर चाहे वाइटल साइंस वगैरह ले रहे हो या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन या चार्टिंग होना चाहिए जिससे आपको पता रहे। इसके बाद इन केस ऑफ डिफिकल्टी ब्रीथिंग, अगर कोई भी डिफिकल्टीज आपको आ रही है सांस लेने में, ठीक है, और आपकी जो एयरवे है, जो आपका ये सांस लेने की है, ये बंद है, खुल रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मेरे प्यारे बच्चा वो क्या है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन टेक्निक्स की। आखिर कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिससे तुम असेसमेंट कर सकते हो, जांच सकते हो, पता कर सकते हो कि रेस्पिरेशन सही है या फिर नहीं। पहला है हमारा असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग। असेसमेंट एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिससे आप लोग अपने ऑब्जर्व करते हो, रेस्पिरेशन को ऑब्जर्व करते हो, ब्रीथिंग को, रेट को, रिदम को, डिप्थ को और हमारे पेशेंट के कैरेक्टर्स को, यानी कि उनकी विशेषताएं को जो पेशेंट के साथ चल रही है, इनको देखने के लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। हमारे पास ना क्या पर्पज है, इसका क्या उद्देश्य है अगर हम लोग ऐसा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य एक ही है कि हम लोग इफेक्टिवनेस ऑफ ब्रीथिंग को मॉनिटर करें, हम लोग रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट करें, हमारे मेरे प्यारे बच्चा प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मॉनिटरिंग करते रहे ताकि हम लोग पहले ही ठीक कर सके, या फिर बीमारी हो गई है तो उसको ठीक कर सके, हमें पता होगा ना। गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाली घड़ी देखते हैं जिससे हमें पता लगे कि 1 मिनट के अंदर 15 से 20 बार ब्रीथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास वॉच होगी तो हम इजीली वहाँ पे काउंट कर पाएंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चा, अगर आपके पास सीट या चार्टिंग सिस्टम है तो आप लोग इजीली उसको देख पाओगे कि कल कितनी थी, आज कितनी है। चार्टिंग का मतलब होता है कि आज संडे को इतनी रीडिंग आई, मंडे को इतनी आई, या सुबह को इतनी आई, या शाम को इतनी आई, जिससे आप लोग पूरा कंपैरिजन कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। स्टेथोस्कोप बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये बड़े ही माइनर से साउंड को आपको बहुत अच्छी तरीके से साउंड करवाता है, इसलिए ज़रूरी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा टेक्निक्स की बात करें। टेक्निक्स का मतलब होता है जब भी आप लोग ना मेजर करने जा रहे हो, जब भी आप लोग वाइटल साइन रीडिंग लेने जा रहे हो, जब भी आप लोग रेस्पिरेटरी टेक्निक्स का यूज कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। लाइक हैंड वॉश प्रॉपरली अच्छे से आप लोगों को हैंड वॉश करना है, जितना भी हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल है टेक्निक्स है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। जब भी पेशेंट के पास जाओ तो उनको एक्सप्लेन करो कि हम क्या क्या करने वाले हैं, किस तरीके से आपका रेस्पिरेशन रेट लेने वाले हैं, किस तरीके से ये पूरी प्रोसीजर करने वाले हैं, जिससे वो प्रिपेयर्ड हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए, ठीक है। इंश्योर पेशेंट इज इन ए कंफर्टेबल। पेशेंट को इंश्योर करो, आप इंश्योर रहो कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है, रेस्टिंग पोजिशन में है या नहीं है, या फिर वो मेरे प्यारे बच्चा आरामदायक सिचुएशन में है भी या नहीं है। ऐसी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद मैं बता दूं ऑब्जर्वेशन मेथड कैसे ऑब्जर्व करना है। डू नॉट टेल द पेशेंट यू आर द ऑब्जर्विंग देयर ब्रीथिंग। पेशेंट को मत बताना जब भी आप उनकी ब्रीथिंग देख रहे हो, जब भी आप रेस्पिरेशन ले रहे हो, ठीक है, उसकी जो नेचुरल ब्रीथिंग है वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे अगर उसको नहीं बताओगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चा पोजिशन योर सेल्फ सो यू कैन सी द चेस्ट ऑफ एबनॉर्मल मूव। ऐसी स्थिति में रहे जहां आप छाती या पेट की गति देख सको, ऐसी स्थिति में रहना है, यानी कि ऐसी जगह उससे आप लोगों को रेस्पिरेशन लेना है जहाँ आप उसके मूवमेंट देख सको, उसकी छाती की और उसके पेट की किस तरीके से ले रहा है, ज़्यादा कठिनाइयाँ तो नहीं कर रहा, यानी सांस लेने में उसको दिक्कत तो नहीं हो रही, ज़्यादा प्रेशर तो नहीं ले रहा, या नॉर्मली वो रेस्पिरेशन कर पा रहा है कि नहीं। ये पेशेंट की बात करो, पेशेंट में देखना है, ठीक है। फिर है काउंट रेस्पिरेशन फॉर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड तक काउंट करना है, फिर उसको इंटू 2 कर देना है, यानी कि 1 मिनट की रीडिंग लेनी है ना, तो 30 सेकेंड हमें देखनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमें बता देगा कि रेस्पिरेशन रेट 12 से 20 के बीच में है या फिर नहीं। 12 से 20 के बीच में है तो इट्स नॉर्मल, अगर ऊपर ज़्यादा नीचे हुआ तो इट्स मीन प्रॉब्लम है, एबनॉर्मलिटीज है रेस्पिरेशन में,
ठीक है, इस तरीके से चेक करना होता है। वेरी गुड। इसके बाद मेरे बच्चा ऑस्किलेशंस मेथड होता है श्रवण विधि यदि आवश्यक हो, अगर जरूरत है ऐसी पड़ रही है। प्लेस स्टेथोस्कोप ओवर ट्रैकिया और पोस्चर टेस्ट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चा स्टेथोस्कोप का यूज करना है, ट्रैकिया पर लगाना है जहाँ पे हमारी ये जो सांस नली है इस पे लगाना है, पोस्टेरियर चेस्ट पे यानी कि जो हमारी चेस्ट की पोस्टेरियर पीछे वाला हिस्सा है कमर वाला, यहाँ पे लगा के देखना है। ठीक है बच्चा, जिससे आप लोगों को सीटी जैसी आवाज आएगी, आपको क्रैकर जैसी आवाज आएगी, जिससे आप लोगों को एबनॉर्मलिटीज का पता चलेगा। अगर ये साउंड नहीं आ रहे तो इट्स मीन आपका मेरे प्यारे बच्चा रेस्पिरेशन या पेशेंट का रेस्पिरेशन ठीक है, जिसका भी आप लोग चेक कर रहे हो। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि व्हाट टू एसेस, क्या चेक करना है। साउंड, एफर्ट, डीप, रिदम, रेट, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये चेक करना है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ चेक करना है, रेगुलर और इरेगुलरिटी चेक करना है, डीप, स्लो या नॉर्मल है ये चेक करना है, इजी और लेबर्ड है ये चेक करना है, यानी कि कठिनाई हो रही है या फिर आसानी से सांस ले पा रहा है, या फिर नॉर्मल है या सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, टूटने जैसी आवाज़ आ रही है, खरड़ खरड़ की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी साउंड को आप लोगों ने चेक करना है, सुनना है। ओके, इजी है, वेरी गुड। इसके बाद मैं बता दूं बच्चा, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब बच्चा सांस लेता है ना तो 1 मिनट के अंदर कितनी बार वो सांस लेता है, जो नॉर्मल रेंज है। इन्फेनेट में, न्यू बेबी में ज़्यादा होती है, एल्डरली में कम होती है। 12 से 20 एल्डरली में होती है, न्यू बेबी में 30 से 60 बार वो बच्चा ऐसे करता है। समझ में आ रहा है ना, सांस को लेता है छोड़ता है, ऑक्सीजन को लेता है, CO2 को छोड़ता है। क्लियर है, गुड। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की, जो कि हम लोगों ने लिखनी होती है। रेट लिखना होता है, कितना रेट है, डेप्थ लिखना होता है, हमारा रिदम लिखनी होती है, और कोई भी एबनॉर्मलिटीज आप लोगों ने नोटिस किया, मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया, वो भी आप लोगों को रिकॉर्ड में लिखना है। उसके बाद आपका मेरे प्यारे बच्चे रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट के बाद आपका क्या बनने वाला है, डॉक्यूमेंट बनने वाला है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, लीगल पेपर है। वेरी गुड। अब प्रोफेशनल टिप्स है मेरे प्यारे बच्चा। प्रोफेशनल टिप का मतलब होता है कि क्या चीजें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आप लोगों ने ना ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिस्पेनिया, साइकोनिस और एसेसरी मसल्स यूज, ये सारी चीजें चेक करनी है एबनॉर्मलिटीज और डिसऑर्डर्स जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। काउंट करना है रेस्पिरेटरी, इमीडिएटली तुरंत आप लोगों ने काउंट करना है कि कितनी रिदम आ रही है, सॉरी कितना ब्रीथ कर पा रहा है बच्चा, या बड़ा या फिर अपना एडल्ट। इसके बाद मेरे बच्चा क्रिटिकल पेशेंट को तुरंत मॉनिटर करना है हमेशा, और स्टेथोस्कोप से मॉनिटर करना है। ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको देना है, अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये हमारा 6th यूनिट का मेरे प्यारे बच्चा 5वां लेक्चर था। 6th यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप सो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत जल्द आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। और BSc नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय आपको देता रहता हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो जरूर करिएगा। मैं मिलूंगा एक और प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सारे प्लेटफॉर्म का नाम एक ही है, BSP साइंस। मिलता हूँ एक और प्यारे से वीडियो में, बाय बाय।